फ्री मार्केट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ग्रोथ, यही आज की इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स और इन्हीं बेसिस पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारी सरकारें अपने मुल्कों को चलाती हैं, कंट्रीज़ को चलाती हैं। हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जाते हैं। इस टाइप के कंसेप्ट को नॉर्मली हम कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें कैपिटल को, ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहीं पर एक दूसरा सिस्टम होता है सोशलिज्म का या सोशल कैपिटल का, जिसमें हम कहते हैं कि ओनर, अल्टीमेट ओनर हम फाइनली स्टेट को मानते हैं या स्टेट का उसमें काफ़ी कंट्रोल रहता है हर पॉलिसी में, हर चीज़ में, और आपको उसमें उतनी फ्रीडम नहीं रहती। इन दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में और इन दोनों को बैलेंस करते हुए एक और इकोनॉमिक सिस्टम जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वह इस्लामिक इकोनॉमी, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। तो चलिए आज देखते हैं कि ये क्या होता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इन दोनों का बैलेंस है। इनको बैलेंस करते हुए जो हम जिस इकोनॉमी पर हम चलते हैं, वही इस्लामिक इकोनॉमिक्स है। तो देखते हैं कि ये इन दोनों के बैलेंसिंग एक्ट में ये क्या करता है। कैपिटलिस्ट जहाँ तक ये चाहता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जितना प्रॉफिट होगा उतनी ग्रोथ होगी और उतना ही डेवलपमेंट होगा और उतना ही लोगों में खुशहाली आएगी। कैपिटलिस्ट कोई लोगों को मार देना नहीं चाहता, लेकिन उसका टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है कि हम अर्न करेंगे तो वो फिर स्प्रेड होगा। इस्लामिक इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्ट को अर्न करने से पहले ये पूछती है कि इवन इफ इट इज प्रॉफिटेबल, इज इट फेयर। ये इस्लामिक इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन करता है, वेदर माई प्रॉफिट अर्निंग मेथड इज फेयर, इज इट एथिकल, इज इट सोशली रिस्पॉन्सिबल। क्या ये सही है, क्या ये जस्टिस पर बेस्ड है, एथिकल है, और क्या ये हमारे समाज के लिए बेहतर है। अगर ये चीज़ें कंप्लाई होती हैं, तब इस्लामिक इकोनॉमिस्ट उस कैपिटलिस्ट के साथ जाता है और उसको कैपिटल ग्रो करने की इजाज़त देता है। नहीं तो कैपिटलिज्म में वो ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब जब आपने कैपिटल अर्न कर ली, तो इस्लामिक इकोनॉमिस्ट वहाँ पर रुकता नहीं है, वो उसका एक नेक्स्ट स्टेप लेकर जाता है और यहाँ पर सोशलिज्म की तरफ चला जाता है और वो ये देखता है कि आपने अपनी कैपिटल को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, आपकी कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों के बैलेंस का नाम ही इस्लामिक इकोनॉमिस्ट है। यस, इसका ऑब्जेक्टिव मनी टर्म्स में ग्रोथ करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी शामिल है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट को जब ये इंश्योर करता है, तो वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स होती है। नाउ इसके कुछ 4-5 प्रिंसिपल्स हैं जो शायद हम समझ लें, इससे पहले कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स के कुछ और कॉन्सेप्ट पर जाएं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ट्रस्टीशिप वर्सेस एब्सोल्यूट ओनरशिप। हम जो भी काम करते हैं और जो भी असेट का क्रिएशन करते हैं, जैसा कि हमने एक मकान बनाया या हमने एक गाड़ी खरीदी, तो हम सिर्फ एक गॉड के असेट को एज अ ट्रस्टी यूज कर रहे हैं। हमने उसे अर्न किया है अपनी किसी कॉम्पिटेंसी की वजह से, तो हम उसे यूज करेंगे, हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके एक ट्रस्टी हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड। क्योंकि रिलीजियस कंसेप्ट में सब कुछ गॉड का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। अर्थ, सन, मून, वो सब कुछ उसका ही है। तो जब सब कुछ उसका है, तो एब्सोल्यूट ओनरशिप डजंट बिलोंग टू द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल आदमी के साथ उसकी मिल्कियत नहीं होती। हालांकि इस वर्ल्ड में ठीक है, उसके लिए आपको उसका मालिक बनाया जाता है, बट आप उसके टेम्परेरी मालिक होते हैं, एब्सोल्यूट मालिक नहीं होते। एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी कैपिटलिज्म या सोशलिज्म उससे डिफरेंट है, वहाँ आप उसमें एब्सोल्यूट मालिक बना दिए जाते हैं। सोशलिज्म में अक्सर स्टेट चीज़ों का मालिक होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट भी मालिक नहीं है, यहाँ पर सीधे ऑलमाइटी गॉड मालिक है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, जो ग्रोथ है, ये गॉड के क्रिएशन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ग्रोथ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट।
ये आज के मॉडर्न कंसेप्ट में भी इस चीज़ को काफ़ी एक्सेप्ट किया गया है, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो या कोई भी हो, कि ईएसजी का कॉन्सेप्ट हर कंपनी पर आज लाजिम किया जा रहा है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वो सोशल फ्रेंडली होना चाहिए, उसका गवर्नेंस स्ट्रांग होना चाहिए। और इस्लामिक इकोनॉमिक्स भी इस एग्जैक्टली सेम बात को कहती है। हालांकि इस्लामिक इकोनॉमिक्स इस बात को काफ़ी पहले से कह रही है, ईएसजी एक नया कॉन्सेप्ट है। तो आप ये समझ लें कि अगर हम जो भी बात कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, वो अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल है और गॉड के क्रिएशन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, देन ग्रोथ इज फाइन। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई काम करें और क्रिएशन को कोई नुकसान ना हो? वो तो होगा। फैक्ट्री लगाएंगे तो धुआं निकलेगा, कोई काम करेंगे पोल्यूशन होगा, कार्बन एमिशन होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं? क्या हम ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं कि ये नुकसान कम से कम हो, उसको ऑप्टिमाइज कर लिया जाए? ऐसा ना हो कि बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर हम कुछ वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, कुछ एडवांटेज कर रहे हैं, कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो नुकसान हो रहा है वो एटलीस्ट कम हो। तो दूसरी इस्लामिक इकोनॉमिक्स का जो भी प्रिंसिपल होगा वो उस चीज़ को इंश्योर करेगा। तीसरा कि इकोनॉमिक्स और एथिक्स अलग अलग नहीं है। कोई भी मॉडल हम फाइनेंस का बनाते हैं, इकोनॉमिक्स का बनाते हैं कि प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए, उसमें हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि क्या इसमें एथिकल टूल्स अप्लाई किए गए हैं या नहीं। हम किसी ऐसी चीज़ को नहीं उसमें अडॉप्ट कर सकते जो कि अनएथिकल हो, जो कि जस्टिस पर बेस्ड ना हो, जिसमें बैलेंस ना हो। मीन्स अगर दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं तो दोनों का उसमें बराबर का राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी ने सारे रूल्स डिसाइड कर लिए और दूसरी पार्टी बाउंड है उन रूल्स को मानने के लिए। जब एग्रीमेंट होना चाहिए तो दोनों पार्टीज का बराबर का से होना चाहिए। ये जस्टिस और बैलेंस की बात है। और जो ट्रांजैक्शन के टर्म्स भी तय हों वो भी ऐसे होने चाहिए कि जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि एक पार्टी ने तो अपना पार्ट इंश्योर कर लिया कि साहब मुझे तो इतना चाहिए ही चाहिए, आप कुछ कमाओ या ना कमाओ। ये भी प्रिंसिपल इस्लामिक इकोनॉमिक्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, इस्लामिक इकोनॉमिक्स इक्विटी को प्रमोट करती है, इक्वालिटी को नहीं। अक्सर हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि जितना इधर जाना चाहिए उतना उधर जाना चाहिए। इस्लामिक इकोनॉमिक्स इक्विटी में बिलीव करती है कि आपका रिटर्न आपके जो आप रिस्क ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट होना चाहिए। रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करना, इंश्योर करना भी इसका पार्ट है। हालांकि कन्वेंशनल मेथड्स में आज जो हम मॉडर्न फाइनेंस है उसमें भी हम रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अर्निंग प्रीसीड्स द डिस्ट्रीब्यूशन। अब जहां तक इस्लामिक इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक एफिशिएंट अर्निंग का होना ज़रूरी है। इसलिए हम किसी भी ऐसे इस्लामिक इकोनॉमिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो प्रॉपर अर्निंग मेथड्स को प्रमोट ना करती हो। और प्रॉपर अर्निंग मेथड्स निकालने के लिए हमें कॉम्पिटेंसी जनरेट करनी होती है। और यहाँ पर स्टेट का रोल आता है कि क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस, क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करें, ऐसी ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करें जो ग्रोथ करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, जो ग्रोथ के साथ साथ ये भी देखते हों कि क्या उसमें फेयरनेस है, क्या उसमें इक्विटी है, एथिक्स है, क्या उसमें सोशल कंपैटिबिलिटी है। अगर इन चीज़ों के साथ हम ग्रोथ कर रहे हैं तो अब जब ग्रोथ कर ली है तो ग्रोथ के बाद हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो उस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, या जो भी ग्रोथ हमने डेवलपमेंट किया है वो सोसाइटी में किस तरह से लोगों के पास पहुंच जाए। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई है जितनी की ग्रोथ को दी गई है। ये फिफ्थ पॉइंट है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पहले ग्रोथ आ जाती है, इसलिए पहले ग्रोथ करनी है, इक्विटेबल ग्रोथ, और उसके बाद फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ध्यान देना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करना है। ये 5 प्रिंसिपल हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में अगर जान जाएं तो उसके बाद जितने भी प्रोहिबिशंस हैं, जितनी भी चीज़ें अलाउ की गई हैं, उन चीज़ों को समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं रिपीट करता हूँ, ट्रस्टीशिप, इट शुड नॉट हार्म गॉड्स क्रिएशन। गॉड की क्रिएशन को नुकसान नहीं होना चाहिए, या आप कह लीजिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तीसरा है इकोनॉमिक्स वन एथिक्स पैरेलल हैं, जस्टिस एथिक्स इकोनॉमिक्स के साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी पर ध्यान दिया जाएगा, इक्वलिटी पर नहीं। और फाइनल पॉइंट, अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन से प्रीसीड करेगी, पहले अर्न करेंगे और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर कर देंगे। अर्निंग में कॉम्पिटेंसी जरूरी होती है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और गवर्नमेंट के लेवल पर भी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स के बारे में कह सकते हैं। वैसे लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, माइसर है, गरार है, ये है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स के पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं वो यही है, वो इकोनॉमी है, वो इक्विटी है, वो जस्टिस है। और ये जितने प्रिंसिपल्स हमने बात किए, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को इंश्योर करते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि हम एक इस्लामिक इकोनॉमिक्स पर चल रहे हैं। तो हम इसको कंक्लूड कर दें, आज के वीडियो को शॉर्ट में ही कंक्लूड कर दें कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा बैलेंस है जो हमको वेल्थ जनरेट करने के लिए अलाउंस तो देता है, वेल्थ जनरेट करने की फ्रीडम तो देता है, लेकिन उसमें फेयरनेस, इक्विटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्ट्रिक्शंस लगा कर देता है। और ये रिस्ट्रिक्शंस सीरियस हैं, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कंप्लायंस के नहीं है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते तो हमारा कैपिटल ग्रोथ इस्लामिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं होगा। उस ग्रोथ को करने के बाद, एक बार हमने ग्रोथ कर लिया तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बन जाती है, पार्शियली हमारी और पार्शियली स्टेट की, कि उस ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट कैसा किया जाए। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी बहुत सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं, उन सिस्टम को भी हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में एड्रेस करेंगे। तो ये एक सीरीज़ है जो मैं कुछ दिनों के बाद इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा जो कि इन टॉपिक्स पर आएंगे, और उसके बाद कि इसके एक-एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे कि किसी तरह के मिसकॉन्सेप्शंस ना हो और हम एक सही कॉन्सेप्ट को समझ सकें। थैंक यू।